सही है, क्योंकि इन्वेंट्री बनाने से पहले हमें एक ऑप्शन को एक्टिवेट करवाना होता है। तो हो सकता है कि उस वजह से वो वहाँ पे अकाउंट पेमेंट का शो ना हो रहा हो। पहले उसको देख लो, एक्टिवेट करवा लेना, अगर एक्टिवेट हो जाता है तो वहाँ पे शो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमारा क्विक बुक स्टार्ट हो गया था। पहले इंट्रोडक्शन हो गया था, इंट्रोडक्शन के बाद हमारी फाइल क्रिएशन बताई थी मैंने कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। फाइल क्रिएशन के बाद इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनते हैं, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज कैसे परफॉर्म होती हैं, राइट। आज हम लोग नया टॉपिक करने जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में जब मैंने कोई बुक को स्टार्ट लिया था तो मैंने कहा था कि एज अ स्टूडेंट्स तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपना माइंड, अपना कॉन्सेप्ट ये लेके चलें कि आपकी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट हरी हुई है। वो कंपनी अभी तक सारा काम मैनुअल पेपर वर्क लेके चल रही थी, और आपकी हायरिंग इसलिए हुई कि आप उनका सारा डाटा कंप्यूटराइज कर दें किस पे, क्विक बुक पे। तो अब एक अकाउंटेंट नए से किस तरह से स्टार्ट लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैंने कहा था ये माइंड, ये कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो क्विक बुक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो लास्ट क्लास में देखे हमने देखा कि सबसे पहले एक अकाउंटेंट ने क्या करा, फाइल क्रिएट करी, उसके बाद कंपनी के चार्ट अकाउंट बनाए, और फिर जर्नल एंट्रीज परफॉर्म करनी। अब आपकी कंपनी क्या करती है, आपको यानी कि अपने अकाउंटेंट को अपने कस्टमर्स के विजिटिंग कार्ड्स दे देती है। वो कहती है भाई ये हमारी कंपनी के कस्टमर्स हैं, अब आप इनका डेटा मेंटेन करें क्विक बुक पे। अब वही बात, कस्टमर का डेटा मेंटेन करोगे तभी आगे जाके सेल कर पाओगे। अगर कस्टमर का डेटा मेंटेन ही नहीं करोगे तो सेल तो कर ही नहीं सकते हैं। तो आज हमें क्या करनी है, कस्टमर की डेटा एंट्री परफॉर्म करनी है क्विक बुक में। कस्टमर्स कौन होते हैं? Customers are those persons to whom we can sell inventory on account and on cash. कस्टमर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनको हम अपनी इन्वेंट्री सेल कर रहे होते हैं उधार पे या पे कैश पे। तब कस्टमर की रिटर्न एंट्री क्विक बुक में कैसे और कहाँ से होती है, गौर से देखिएगा। कस्टमर मेन्यू में जाके कस्टमर सेंटर, कस्टमर मेन्यू में जाके कस्टमर सेंटर, और कस्टमर सेंटर में जाने के बाद आप कहाँ चले आओगे, न्यू कस्टमर में। आप कहाँ चले आएंगे, न्यू कस्टमर में। अच्छा जी, एक कस्टमर का पहले मैं डेटा मेंटेन यहाँ पे खुद कर रहा हूँ, फिर मैं तुम लोग को समझाऊंगा। गौर से देखना सामने। अच्छा जी स्टूडेंट्स, सामने देखिएगा गौर से। सबसे पहले देखो यहाँ पे कस्टमर नेम। अब यहाँ पर आके मसला ये है कि अगर तुम कस्टमर की कंपनी या उसकी शॉप का नाम लिखना होगा हमें। अगर कस्टमर नेम का मतलब तो सिंपल सी बात है, ये समझ में आ रहा है यार, जिस बंदे से रब्ता रखना है आप वो लिख दो। सही है। अच्छा जी, मेरे दोस्त फैज़ खान और तमाम स्टूडेंट्स को लास्ट क्लास में मैंने बताया था। मसला ये होता है कि कुछ स्टूडेंट या तो क्लास लेते हैं तो वो इस चीज़ को देख नहीं समझ नहीं पाते, या क्लास नहीं लेते, जो वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर होती है उसको भी नहीं देखते, और फिर वही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं जिनका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। फैज़ मेरे दोस्त, आपको किसी स्टूडेंट से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिन से कांटेक्ट कर लें। एडमिन से डायरेक्ट आपके पास वो लिंक शेयर हो जाएगा, और वहां से आप वो तीनों सॉफ्टवेयर अवेल कर सकते हैं, पेशी भी, क्विक बुक भी और टैली भी। सही है। तो आप डायरेक्ट एडमिन से सरशद वहाँ पे हमारे होते हैं, सो सरशद से कांटेक्ट कर लें, वहाँ से अवेल हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। उवैद मेरे दोस्त, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, प्रॉब्लम कोई नहीं होती, प्रॉब्लम उसी वक्त आती है। और मैंने लास्ट क्लास में ये बात डिस्कस करी थी कि जब कोई बुक इंस्टॉल करोगे ना तो प्रॉब्लम कोई नहीं आती, दो वजूहत की बिना पर प्रॉब्लम आएगी। पहली वजह क्या होती है कि जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप नेट को इस वक्त डिसेबल कर दीजिएगा। नेट को डिसेबल करके इंस्टॉलेशन करें, और अगर एंटीवायरस डला हुआ है तो उसको भी इस वक्त डिसेबल कर दें, और फिर इंस्टॉलेशन करें, आराम से इंस्टॉलेशन रहेगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो मेरे दोस्त फिर आपकी विंडोज़ में, आप लोग की विंडोज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। सही है। मैं वही कह रहा हूँ कि फिर आपकी विंडोज़ में कोई ना कोई वायरस है, कोई
फाइल ऐसी करप्ट हुई है जो पेस्ट्री को या कोई बुक को सपोर्ट नहीं कर पा रही, जिसकी ऐसे पेस्ट्री और कोई बुक इंस्टॉल नहीं हो रहे, वरना इनकी कोई बहुत मुश्किल इंस्टॉलेशन नहीं है, जैसे सैप की थोड़ी बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी नॉर्मल सी इंस्टॉलेशन है। तो दो वजूहत हो सकती हैं, इसके अलावा आराम से इंस्टॉलेशन हो सकती है। सही है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी इन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्ट एडमिन से कांटेक्ट करें, वहां से आपको लिंक अवेल हो जाएगा इन सॉफ्टवेयर का, और आप आराम से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सही है। खैर, अब आ जाते हैं हम टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, कस्टमर नेम मैं ये बता रहा था कि अगर यहाँ पे कस्टमर का नाम देते हैं, यानी पर्सन नेम दोगे ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, आगे जाके जब हम सेल्स ऑर्डर या सेल इनवाइस बना रहे होंगे, तो वहाँ पे आके भी पर्सन नेम शो कर रहा होगा। तो मेरे लिए पर्सन नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कंपनी नेम या शॉप नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा, कस्टमर नेम में कस्टमर की कंपनी या उसकी शॉप का नेम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आके दे दिया फेमस ऑटोज। ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो मुझे फेमस ऑटो से रिकवर करना है, बैलेंस आ जाएगा। एज ऑफ जिस डेट को डेट एंट्री कर रहा हूँ, कंपनी नेम वही आ गया, फेमस ऑटोज। यहाँ पर आके आप उस बंदे का नाम दे सकते हैं जिससे आप राब्ता रखेंगे फेमस ऑटोज में। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया मिस्टर आदिल हमीद। जॉब टाइटल क्या है आदिल का वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफिसर है। मेन फोन नंबर, वर्क फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, जो भी फोन नंबर अवेलेबल होगा यहाँ पर आके दे दोगे। जो भी ईमेल आईडी होगी इसकी वो दे देना। सीसी क्या होता है, एक से ज़्यादा को मेल करना हो तो सीसी में ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, वो भी अवेलेबल हो तो वो भी दे सकते हो। वेबसाइट है तो वो भी दे दोगे। और अदर वन क्या होता है कि फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी या लिंक्डइन आईडी या ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, एनीथिंग एल्स जो भी अवेलेबल होगा ऑल्टरनेट के तौर पे, वो आप यहाँ पर आके दे सकते हैं। सही है। इनवाइस बिल टू शिप टू, देखो दो तरह के एड्रेस होते हैं। बिल टू एड्रेस क्या होता है, शिप टू एड्रेस क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है। बिल टू एड्रेस वो एड्रेस होता है जिस एड्रेस पे बिलिंग की जाएगी, और शिप एड्रेस ये होता है जिस एड्रेस में शिपमेंट की जाएगी। आसान अल्फाज में, कस्टमर का एक हेड ऑफिस है और कस्टमर का एक वेयर हाउस है। कस्टमर आपसे ये कहता है कि यार जो बिल है ना स्टॉक का, इन्वेंट्री का, वो मेरे हेड ऑफिस में भिजवा देना। तो जो हेड ऑफिस का एड्रेस होगा वो कहाँ आ जाएगा, बिलिंग एड्रेस में आ जाएगा। और वो कहता है जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, वो मेरे वेयर हाउस में भिजवा देना। तो जो वेयर हाउस का एड्रेस होता है ना, वो कहाँ आएगा, वो शिप एड्रेस में आ जाएगा। लेकिन इन केस के अगर कस्टमर कहे कि भाई मेरा हेड ऑफिस भी यही है और मेरा वेयर हाउस भी यही है, तो आप इसी एड्रेस को क्या कर देना, कॉपी कर देना, तो यहाँ पर आके वो फिर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर शिपमेंट एड्रेस चेंज होगा तो अलग से यहाँ पर आके आपको डिफाइन करना होगा, इस बात को याद रखो। सही है। उसका सेकंड विंडो में आओगे इसकी पेमेंट सेटिंग्स में। पेमेंट सेटिंग में क्या होगा, अकाउंट नंबर। अगर कस्टमर आपको अपना अकाउंट नंबर देता है, तो यहाँ पर आके उस कस्टमर का अकाउंट नंबर लिखेंगे आप, जो भी उसका अकाउंट नंबर वगैरह होगा यहाँ पर आके दोगे। क्रेडिट लिमिट, जब कस्टमर को आप सेल करते हो, हमेशा दिखेगा दोस्तों, तो हर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट करी आती है कि किसको कितने उधार तक का माल बेचना है। ऐसा नहीं है जिसको जितना दिल चाहा आपने ऑन अकाउंट उधार की सेल कर दी, नहीं। कंपनी हर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट करती है कि भाई इसको इतने उधार तक का माल बेचना है, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना। तो वो लिमिट यहाँ पर आके सेट की जाएगी। तो जैसा सपोज ओनली ऑटोज का बिजनेस है ना, जैसा सपोज ओनली कह रहा हूँ मैं, मैंने इसकी लिमिट सेट कर दी 95 लाख। सही है। और पेमेंट टर्म्स लाजमी होता है, जब सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई टर्म्स एंड क्रेडिट भी सेट होती हैं कि भाई इतने दिन का वक्त दिया, अगर कस्टमर इतने दिन में पैसे दे देगा तो इतना परसेंट डिस्काउंट भी रहेगा। तो जैसा सपोज ओनली मैंने इस कस्टमर की क्रेडिट लिमिट जो ले ली वो ले ली, मैंने इसको 30 दिन का वक्त दिया है। और मैंने इसको कहा कि भाई अगर ये मुझे 10 दिन में पैसे दे देगा तो मैं इसको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। 30 दिन का वक्त दिया है, लेकिन अगर ये 10 दिन में पैसे देता है तो मैं इसको 2% डिस्काउंट दे दूंगा। राइट। प्रीफर डिलीवरी मेथड, बिलिंग करने के लिए आप कौन सा मेथड प्रीफर करते हैं, ईमेल करते हैं, मेल बाय हैंड करते हो इसको बेल, या नन। मैं कहने का मैं बाय हैंड देता हूँ। प्रीफर्ड पेमेंट मेथड, कस्टमर कौन सा मेथड प्रीफर करता है आपको पेमेंट करने के लिए, कैश देता है, चेक देता है, ये किसी कार्ड के जरिए पेमेंट करता है, डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया चेक। अगर कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, तो उस क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, उस पर नेम, उस पर एड्रेस, इन शॉर्ट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितनी डिटेल होगी लिख देना। नहीं अवेलेबल तो उसको ब्लैंक ना देना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आ जाओगे सेल्स टैक्स सेटिंग में। सेल टैक्स पे अभी वर्किंग हमने नहीं करी, तो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रीसेल नंबर क्या होता है, मैं एक मरतबा फिर से बता देता हूँ, रीसेल नंबर क्या होता है। अ, आसान अल्फाज में तुम लोग को इस तरह से समझाता हूँ कि डॉलेंस, पैल, एलजी, ये सारे क्या हैं, ये ब्रांड हैं। सही है। जब आप अपने शहर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि ऑथराइज डीलर ऑफ डोलेंस, ऑथराइज डीलर ऑफ एलजी, ऑथराइज डीलर ऑफ सैमसंग। तो ये कौन ऑथराइज कर रहा है, ये जो मैन्युफैक्चरर है ये ऑथराइज करता है कि सही है भाई, आप हमारी प्रोडक्ट
हमारी कंपनी के प्रोडक्ट आगे जाके मार्केट में आके सेल आउट कर सकते हो। तो जो ऑथराइज डीलर नंबर होता है बिल्कुल सफा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन लेटर नंबर होता है वो यहाँ पर आके लिखा जाएगा। अगर अवेलेबल होगा तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो उसको ब्लैंक रहने देना। लेकिन ये याद रखिएगा, रीसेल नंबर क्या होता है, ऑथराइज डीलर नंबर या डिस्ट्रीब्यूशन लेटर नंबर होता है। सही है। एडिशन को किस टाइप का कस्टमर है, होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, क्या है? फॉर एग्जाम्पल रिटेलर है। रैप रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट है ये, जो फेमस ऑटो से रब्ता रखेगा। अगर पेरोल होता, एम्प्लॉयज बने होते तो यहाँ पे एम्प्लॉय की सिलेक्शन आती, तो अभी तो है नहीं, तो ब्लैंक रहने दोगे। लास्ट विंडो में हमारी कोई वर्किंग नहीं है, जॉब इन्फो में, इसमें आपको कुछ नहीं करना। डायरेक्ट कस्टमर का डेटा सेव करने के लिए आप किस पे क्लिक कर दोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे। तो इस तरह से इसमें आप कस्टमर्स का डेटा मेंटेन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? एक और कस्टमर की डेटा एंट्री कर रहा हूँ, तमाम डिटेल नहीं डाला, थोड़ी बहुत डिटेल में यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ। यूनिकाटोस, यहाँ पर आके मैंने इस बंदे का नाम दे दिया यार, अदनान अशरफ। अच्छा जी, इसका फोन नंबर वगैरह यार ये मैंने दे दिया, DHA 2 कराची। बाकी डिटेल मैं नहीं डाल रहा, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो दे देना, वरना सारी डिटेल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओके कर देंगे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, कस्टमर्स का डेटा इसमें आप मेंटेन करेंगे। अब जितने कस्टमर्स हमने बनाए इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखी जाती है, गौर से देखो। इनकी रिपोर्ट्स देखने के लिए तुम लोग जाओगे रिपोर्ट्स मेन्यू में। रिपोर्ट्स मेन्यू में जाने के बाद तुम लोग चले जाओगे कस्टमर एंड रिसीवेबल में। और कस्टमर एंड रिसीवेबल में जाने के बाद आप लोग चले जाओगे कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट। कहाँ चले जाओगे, कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट। जितने कस्टमर हम लोग बनाकर आ रहे हैं तमाम कस्टमर यहाँ पर आके देखो, आपको वो शो करवा देगा। यहाँ पर आके देखो कस्टमर की कंपनी नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट में बंदे का नाम जिससे रब्ता रखना है, फ़ोन नंबर, अगर फैक्स नंबर दिया तो वो, और कोई आउट स्टैंडिंग बैलेंस है जो मुझे इससे रिकवर करना है तो वो बैलेंस यहाँ पर आके आपको शो करवा देगा। आगे समझ में क्लियर है? तो इस तरह से इसमें कस्टमर का डेटा आप मेंटेन करेंगे। अब आपकी कंपनी क्या करती है, आपको यानी कि अपने अकाउंटेंट को अपने वेंडर्स के विजिटिंग कार्ड्स देती है। वो कहती है यार ये हमारी कंपनी के वेंडर्स हैं, अब आप इनका डेटा मेंटेन करें कोई बुक पे। वही बात, अगर वेंडर का डेटा मेंटेन नहीं करोगे तो परचेजिंग तो हो ही नहीं सकती। तब वेंडर्स की डेटा एंट्री कैसे और कहाँ से परफॉर्म होती है वो अब हम सीखेंगे। वेंडर्स कौन होते हैं, याद रखो, वेंडर्स आर दोज पर्संस बाय विच वी कैन परचेज इन्वेंट्री ऑन अकाउंट एंड ऑन कैश। इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लायर्स। वेंडर्स कौन होते हैं, वेंडर्स वो पर्संस होते हैं जिनसे हम इन्वेंट्री खरीद रहे होते हैं उधार पे या फिर कैश पे। और ये क्या कहलाते हैं, ये सप्लायर्स भी कहलाते हैं। अब वेंडर का डेटा कैसे और कहाँ से मेंटेन होता है कोई बुक में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो वेंडर्स की डेटा एंट्री करने के लिए आप लोग जाओगे वेंडर मेन्यू में जाके वेंडर सेंटर। और वेंडर सेंटर में जाने के बाद न्यू वेंडर, वेंडर सेंटर में जाने के बाद न्यू वेंडर में चले जाना। एक वेंडर का डेटा मैं पहले परफॉर्म कर रहा हूँ, पहले देख लो फिर मैं समझाता हूँ, गौर से देखना सामने। अच्छा जी स्टूडेंट देखिएगा सामने। सबसे पहले देखो यार वही बात, अगर यहाँ पर आके वेंडर पर्सन नेम दूंगा तो आगे जब परचेस ऑर्डर परचेस इनवाइस वगैरह बना रहोगे तो वहाँ पे भी पर्सन नेम शो करवाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे होते हैं तो
पर्सन नेम मेरे लिए मायने नहीं रखता, पर्सन नेम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। वेंडर की कंपनी या उसकी शॉप का नेम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही है, या उसके बिजनेस का नेम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा देखिएगा वेंडर नेम में वेंडर की कंपनी या उसकी शॉप का नेम आएगा। तो मैंने दिया मिसाल के तौर पे सिटी ऑटोज। ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो मुझे सिटी ऑटोज को पे करना है, वो बैलेंस आएगा एज ऑफ जिस डेट को डेटा एंट्री कर रहे हो। कंपनी नेम वही आ गया, सिटी ऑटोज। यहाँ यहाँ पर आके आप उस बंदे का नाम देंगे जिससे आप सिटी ऑटोस में रब्ता रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया मिस्टर काशिफ इम्तियाज। काशिफ का जॉब टाइटल क्या है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल वो सेल्स ऑफिसर है। ये तमाम चीज़ें वही हैं, फ़ोन नंबर, वर्क फ़ोन नंबर, मोबाइल, फैक्ट जो भी अवेलेबल होगा दे देना। ईमेल आईडी, सीसी, वेबसाइट, अदर वन के तौर पे जो भी अवेलेबिलिटी है आपके पास वो आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल फ्रॉम, शिप फ्रॉम, बिलिंग कहाँ से होगी, शिपमेंट कहाँ से होगी। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप इसी को क्या कर देना, कॉपी कर देना, यहाँ पर आके पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर शिपमेंट शिपमेंट जहाँ आ रहा है जहाँ से वो अलग एड्रेस होगा, तो यहाँ पर आके अलग से आपको डिफाइन करना होगा। उसके बाद आओगे सेकंड विंडो में, पेमेंट सेटिंग्स में। अकाउंट नंबर, अगर वेंडर सप्लायर अपना अकाउंट नंबर आपको देता है तो वो लाजमी यहाँ पर आके लिखा जाएगा। तो जैसा सपोज एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैंने एक अकाउंट नंबर दे दिया। क्रेडिट लिमिट, अब लाजमी है सप्लायर ने मेरी भी तो कोई ना कोई लिमिट सेट करी होगी कि मैं कितने उधार तक कमा खरीद सकता हूँ, तो वो यहाँ पर आके लिखी जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा सपोज ऑनली 3 करोड़ रुपए मैंने अपने लिए लिमिट सेट करी है कि 3 करोड़ रुपए तक की मैं ऑन अकाउंट परचेजिंग कर सकता हूँ। अच्छा जी, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा आप लोग की, गौर से देखिएगा सामने। चाहे कस्टमर्स हैं, चाहे वेंडर हैं। अच्छा जी, चाहे कस्टमर्स हैं, चाहे वेंडर हैं, दोनों के बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई एक ऐसी लिमिट आ जाती है जो हमारे पास अवेलेबल ही ना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये सेम वैसे ही आ रहा है जैसा भी कस्टमर में शो हो रहा था, पेमेंट टर्म्स। लेकिन अगर कोई एक ऐसी टर्म आ जाए जो हमारे पास अवेलेबल ही ना हो, चाहे आप कस्टमर का डेटा मेंटेन कर रहे हैं चाहे वेंडर का, तो फिर क्या किया जाए। तो दोनों का सेम तरीके कार है, चाहे कस्टमर की डेटा एंट्री परफॉर्म कर रहे हो चाहे वेंडर की। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे सिटी ऑटोज ने मुझे वक्त दिया है 25 दिन का, और ये मेरे से कहता है कि भाई अगर तुम 10 दिन में पैसे दे दोगे ना तो मैं तुम्हें 3% डिस्काउंट दे दूंगा। 25 दिन का मुझे वक्त मिला है, लेकिन अगर मैं 10 दिन में पैसे दूंगा तो मुझे आराम से 3% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप और से देखिए सामने ऐसी तो कोई टर्म्स आ ही नहीं रही। कस्टमर में भी ऐसा हो सकता है। तो अब क्या करोगे, ऐड नेम। अब क्या करना पड़ेगा, ऐड नेम। और बाकायदा यहाँ पर आके पहले वो टर्म लिखी जाएगी कि है क्या वो टर्म, N/25 कॉमा 3/10। अकाउंट्स में पढ़ाते हैं, जब मैनुअल अकाउंट्स आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह की टर्म्स आ रही थी हमारे पास। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ डेज होता है, याद रखना। तो फिर यहाँ पे डिफाइन करने का, यहाँ पे टर्म बनाने के बाद यहाँ पर आके स्टेप बाय स्टेप इसको डिफाइन भी करना होगा आपको कि टोटल यार नेट ड्यून कितने दिन का वक्त मिला है मुझे, 25 दिन का वक्त मिला है। डिस्काउंट कितना मिलेगा मुझे, 3% डिस्काउंट मिलेगा अगर मैं कितने दिन में दे दूँ, 10 दिन में पैसे दे दूँ। आ गया समझ में। पहले चाहे कस्टमर हो चाहे वेंडर हो, पहले एक पूरी टर्म बनानी पड़ेगी और यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप इसको पे डिफाइन भी करना होगा कि टोटल 25 दिन का वक्त मिला है, लेकिन मुझे 3% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मैं 10 दिन में पैसे दे दूँ। राइट, ओके करोगे। अच्छा जी, टैक्स सेटिंग में वेंडर का एंटीन या जीएसटी अवेलेबल है, देता है तो लिख देना, नहीं अवेलेबल तो ब्लैंक रहने देना। अकाउंट सेटिंग में हमें कोई अकाउंट लिंक करने की जरूरत नहीं है, ये विंडो आपके पास ब्लैंक रहेगी। लास्ट विंडो में आओगे एडिशनल फॉर्म में, किस टाइप का सप्लायर है, किस टाइप का वेंडर है, होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये होलसेलर है। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यार यहाँ पर तो होलसेलर आ ही नहीं रहा। कोई मसला नहीं है, ऐड नहीं करके आप नई टैब बना लो होलसेलर के नाम से, खत्म हो गई बात। सही है, डन, ओके। तो इस तरह से इसमें सप्लायर्स का, वेंडर्स का डेटा आप मेंटेन करेंगे, और सेव करने के लिए ओके पे क्लिक कर देना। एक और वेंडर बना रहा हूँ, गौर से देख लो। तमाम इन्फॉर्मेशन ही जो इम्पोर्टेंट है वो दे देते हैं हम लोग। यूनाइटेड ऑटोज के नाम से। वेंडर्स इनएक्टिव का मतलब होता है वकास मेरे दोस्त, मिसाल के तौर पे अभी 2023 चल रहा है साल, सही है। 2023 में तुम इससे डीलिंग करते रहे इस वेंडर से, सही है।
लेकिन जब 2024 का साल स्टार्ट होगा तो अब तुमने इससे डीलिंग खत्म कर दी। वेंडर तो था, लेकिन 2024 जब स्टार्ट हुआ तब डीलिंग खत्म हो गई। तो अब तुम क्या करोगे, इस वेंडर को ओपन करना और यहाँ पर आके सिर्फ इस पे टिक कर देना। तो ये तो भी तुम्हारी रिपोर्ट्स में इसका कोई इम्पैक्ट, यानी ये शो इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये फ्रीज हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यानी ये तो होगा, तो ये सप्लायर तो है लेकिन अब आपके यूज में नहीं है, तो ये इसलिए इनएक्टिव का ऑप्शन दिया हुआ है। सही है। अच्छा जी। तो इस तरह से इसमें वेंडर्स का डेटा मेंटेन करेंगे। अब जितने वेंडर्स हमने बनाए इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, गौर से देखो। रिपोर्ट्स यानी में वेंडर्स एंड पेबल, वेंडर कॉन्टैक्ट लिस्ट, वेंडर कॉन्टैक्ट लिस्ट। यहाँ पर आके देखो, वेंडर की कंपनी नेम, अकाउंट नंबर, बिलिंग एड्रेस जहाँ से बिलिंग आएगी, कॉन्टैक्ट में बंदे का नाम, फ़ोन नंबर, फैक्स, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जो मुझे पे करना है तो वो बैलेंस भी यहाँ पर आके शो कर देगा। एक सवाल बताओ, एक सवाल पूछना चाहूंगा। अभी जब कस्टमर बनाए थे, कस्टमर बनाते वक्त भी हमने अकाउंट नंबर दिया था। वेंडर बनाए, वेंडर बनाते वक्त भी अकाउंट नंबर दे रहे हैं। लेकिन जब कस्टमर बनाए तो रिपोर्ट जब मैंने कस्टमर की शो करवाई थी तो वहां पे अकाउंट नंबर शो नहीं करता था कस्टमर का रिपोर्ट में, लेकिन यहाँ पे वेंडर में शो करवा रहा है। क्या वजह समझ में आ रही है? फैज मेरे दोस्त, ये इसमें हम एक तरह से डील नहीं कर सकते। अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अलग अलग ही हमें लेके चलना पड़ेगा। उसको तो अलग कस्टमर, एज अ कस्टमर अलग करना पड़ेगा और एज अ वेंडर अलग करना पड़ेगा। स्टूडेंट अजान हो रही है, 2 मिनट रुको, अजान के बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी। अबू सर मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा सवाल तो पढ़ लिया, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए स्टूडेंट। मुश्किल 2 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, 2 से 3 स्टूडेंट्स का। मैं एक सवाल रिपीट कर दूं, मैंने ये पूछा था कि कस्टमर बनाते हुए भी हमने अकाउंट नंबर दिया था, वेंडर बनाते हुए भी अकाउंट नंबर दे रहे हैं। लेकिन कस्टमर में जब रिपोर्ट शो करवाई वहाँ पे अकाउंट नंबर शो नहीं कर रहा, लेकिन वेंडर में कह रहा है। कोई खास वजह? अबू सर जो तुम्हारा सवाल है मेरे दोस्त, अभी तो हम इनवाइस पर आए ही नहीं है। जब सेल इनवाइस समझाऊंगा तो उसका प्रिंट भी बता दूंगा कि सेल इनवाइस का प्रिंट कैसे निकाला जाता है, कि कैसी इनवाइस हम उसको देंगे। सही है। लाजमी आप तो फिजिकली इनवाइस ही दोगे ना तुम उसको, तो वो उसका प्रिंट प्रीव्यू क्या होगा वो शो भी करवा दूंगा सेल इनवाइस का। सही है।
वेरी गुड, सही आंसर आया है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का। देखें, कस्टमर का अकाउंट, कस्टमर मुझे अपना अकाउंट नंबर दे या ना दे, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन वेंडर का अकाउंट नंबर मेरे लिए कभी कभार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वेंडर को हम पेमेंट कर रहे होते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्ट डिपॉजिट करवाना पड़ जाता है वेंडर के अकाउंट में, या IBFT वगैरह करवाना पड़ जाता है। तो कंपेयर टू कस्टमर अकाउंट नंबर, वेंडर अकाउंट नंबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनके कस्टमर के अकाउंट नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए वेंडर का अकाउंट नंबर होता है, याद रखिएगा। कि कभी हमें डायरेक्ट पेमेंट उसके अकाउंट में जमा करानी पड़ जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर अपना अकाउंट नंबर दे या न दे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन वेंडर का इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब भी कोई बुक ने भी उसको देखो यहाँ पे रिपोर्ट्स में उसको अहमियत दी, और रिपोर्ट्स में यहाँ पे आके वो शो करवा रहा है। सही है, तो यहाँ पर आके हमारे वेंडर्स भी कंप्लीट हुए। और एक और टॉपिक आज हम लोग करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, और वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? The items we can purchase for selling purpose is known as inventory। यानी जो हम आइटम्स खरीदते हैं बेचने के लिए, आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। इन्वेंट्री इसके अलावा क्या होती है? जिस चीज़ का हम कारोबार कर रहे हैं या जो चीज़ हम खरीदते हैं बेचने के लिए, आपके इन्वेंट्री आइटम्स कहलाते हैं। हमें इन्वेंट्री से किस चीज़ की बनानी थी स्टूडेंट, बता सकते हैं? इन्वेंट्री हमें इसमें किस चीज़ की बनानी थी? वेरी गुड, ऑटोमोबाइल्स की थी, कार्स की इन्वेंट्री हमें बनानी थी। सही है। और कौन सी कार थी? वेरी गुड, टोयोटा कार और सेंट्रो कार की हमें इन्वेंट्री क्रिएट करनी थी। अच्छा, गौर से दिखिएगा सामने, बिल्कुल सही है। अब वही बात देखो, कस्टमर्स बना लिए जिनको आप सेल कर रहे होते हैं इन्वेंट्री की, वेंडर्स बना लिए जिनसे इन्वेंट्री की परचेजिंग कर रहे होते हैं। अगर इन्वेंट्री की डेटा एंट्री नहीं होगी तो ना सेल हो सकती है ना परचेज हो सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास डेटा एंट्री का, और डेटा एंट्री का लास्ट टॉपिक है आपका इन्वेंट्री आइटम्स, क्योंकि अगर इन्वेंट्री ही का डेटा मेंटेन नहीं होगा तो भाई ना सेल कर सकते हो उसको ना परचेज कर सकते हो। तो इन्वेंट्री की डेटा एंट्री कैसे और कहाँ से होती है, पहले ये गौर से देखो। वेंडर मेन्यू में आके आइटम लिस्ट, गौर से देखना, मुझे इसमें एक चीज समझानी है। वेंडर मेन्यू में आके आइटम लिस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देखो, आइटम में आके न्यू पे करो, क्लिक करोगे। आइटम में आके न्यू पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री जब बनाई जाती है ना, तो सबसे पहले टाइप में यहाँ पर आके क्या सेलेक्ट किया जाता है? इन्वेंट्री पार्ट। यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हो? इन्वेंट्री पार्ट सेलेक्ट करोगे तभी इन्वेंट्री बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे इन्वेंट्री पार्ट का ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इस बात को ये याद रखिएगा स्टूडेंट, हमें इन्वेंट्री पार्ट के ऑप्शन को एक्टिवेट करवाना होगा। ऐसा ही है वैद मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने पेशी करा हुआ है वैद, तो पेशी में भी हमारा यही था कि आपके जितने भी इन्वेंट्री आइटम्स होंगे उसके सेल और परचेज के अकाउंट मेंटेन करने होंगे। सही है, पेशी में भी हमने ये करा। और कोई बुक में जब चार्ट अकाउंट लास्ट क्लास में बनाए थे उसमें भी हमने ये करा कि टोयोटा का सेल भी बनाया हमने, टोयोटा का परचेज भी बनाया, सेंट्रो का भी सेल बनाया, सेंट्रो का परचेज भी बनाया। अच्छा खैर, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि इन्वेंट्री आइटम्स बनाने से पहले हमें इन्वेंट्री पार्ट के ऑप्शन को एक्टिवेट करवाना होता है। बिफोर क्रिएट इन्वेंट्री आइटम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट द ऑप्शन ऑफ इन्वेंट्री पार्ट। और वो ऑप्शन कैसे और कहाँ से एक्टिवेट होगा, कहाँ जाओगे? उसके लिए आप जाओगे, गौर से देखो, एडिट मेन्यू में आपकी प्रिफरेंसेस, एडिट मेन्यू में आपकी प्रिफरेंस। अच्छा जी स्टूडेंट, एक मरतबा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मरतबा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि नेट में मेरे पास थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो एक मरतबा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लो। इन्वेंट्री पार्ट का ऑप्शन कैसे और कहाँ से एक्टिवेट होगा, गौर से देखें। उसके लिए जाओगे एडिट मेन्यू में आके प्रिफरेंसेस, प्रिफरेंसेस में जाने के बाद आइटम्स एंड इन्वेंट्री में जाओगे। आइटम्स एंड इन्वेंट्री में जाने के बाद राइट हैंड साइड पे जाओगे कंपनी प्रेफरेंसेस। अब कंपनी प्रेफरेंसेस में जाने के बाद सामने देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर आर एक्टिव। इस ऑप्शन पे टिक नहीं हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन को टिक कर देना। डन, ओके।
दो मरतबा आपको ओके पे क्लिक करना होगा, ये याद रखना। जब ओके पे क्लिक करोगे तो जो मेन होम पेज डिस्प्ले पेज होता है ये खत्म हो जाएगा आपके पास से, कोई मसला नहीं है। वापस लाने के लिए वापस कंपनी पे आके होम पेज पे क्लिक कर देना, तो होम पेज वापस आके डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हम आराम से इन्वेंट्री बना सकते हैं। इन्वेंट्री कहाँ से बनती है? वेंडर मेन्यू में आके आइटम लिस्ट, और आइटम में आके न्यू। देख लो अब टाइप में पहले नहीं आ रहा था इन्वेंट्री पार्ट का ऑप्शन, लेकिन देखो अब ये शो हो गया। तो अब यहाँ पर आके हम आराम से बना सकते हैं। बकास मेरे दोस्त अब नहीं हो रही कट, उस वक्त हो रही थी तो मैंने रिपीट कर दिया। आप अपने पास से नेट कनेक्शन चेक कर लें। तो टाइप में देखो पहले शो नहीं हो रहा था, अब शो हो गया यहाँ पर आके इन्वेंट्री पार्ट। सही है। आफ्टर नेम में इन्वेंट्री का नाम आ जाएगा, क्या चीज़ किसकी बना रहे हैं आप? टोयोटा कार। सही है। उसके बाद यहाँ पर आके अहमद मेरे दोस्त अभी सामने ये समझ लें, वो बता दूंगा कहाँ से बनती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे कॉस्ट। कॉस्ट इसकी बाइंग प्राइस परचेजिंग प्राइस क्या है? तो जस्ट फॉर सपोज ओनली बाइंग प्राइस मैंने इसकी दे दी यार 32 लाख, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर आकर डिफाइन करनी होगी, तो जस्ट फॉर सपोज ओनली वो मैंने दे दी 39 लाख। उसके बाद जिस तरह से पेशी में अकाउंट्स की लिंकिंग करते थे वैसी कोई बुक में भी अकाउंट्स की लिंकिंग की जाएगी। हमेशा याद रखिएगा सीओजीएस अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक होगा? जो भी इन्वेंट्री आइटम आप बना रहे हैं उसका परचेज अकाउंट लिंक किया जाएगा, यानी कि परचेज टोयोटा कार। इनकम अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक होगा? जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हैं उसका सेल का अकाउंट लिंक करेंगे, यानी कि सेल टोयोटा कार। प्रीफर्ड वेंडर किसी मखसूस वेंडर से ये स्टॉक खरीदा जा रहा है, जरूरी नहीं है। जो मुझे कम प्राइस में देगा मैं उससे खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर कंपनी क्या है, नहीं भाई हम तो खरीदते हैं हमेशा सिटी ऑटो से, तो वो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इन्वेंट्री का अकाउंट लिंक होता है, तो हमें यहाँ पे लिंक करने की जरूरत नहीं है। री ऑर्डर पॉइंट क्या है? जिन स्टूडेंट ने पेशी का सॉफ्टवेयर करा हुआ है उनको याद होगा, जिन स्टूडेंट ने पेशी का सॉफ्टवेयर करा हुआ है उनको याद होगा, जब इन्वेंट्री मेंटेन करते थे तो उसमें एक ऑप्शन आता था हमारे पास मिनिमम स्टॉक और रीऑर्डर क्वांटिटी। तो मिनिमम स्टॉक में हम लिखते थे 5 और रीऑर्डर में लिखते थे 10। तो उसका मतलब क्या होता था कि अगर कम से कम इन्वेंट्री के 5 पीस रह जाएंगे तो हम अपने सप्लायर को 10 पीस का ऑर्डर और कर देंगे। सही है। यहाँ पर आके रीऑर्डर पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि आपको सप्लायर को ऑर्डर कितना करना है वो क्वांटिटी लिखनी होती है। यहाँ पे मिनिमम स्टॉक का इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो मिनिमम हमें सपोज क्या करनी पड़ेगी? जीरो। सही ना, मिनिमम क्या सपोज करनी पड़ेगी? जीरो। ये याद रखिएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आके 10। ऑन हैंड ओपनिंग बैलेंस क्या है? लाजमत है कुछ ना कुछ तो स्टॉक आपके पास अवेलेबल होगा ना, तो वो यहाँ पर आके डिफाइन करना होगा आपको। तो जस्ट सपोज ओनली मैं कहता हूँ इस वक्त मेरे पास छोटा कार के 15 पीस अवेलेबल है। जैसे ही आगे बढ़ोगे टोटल वैल्यू, इस तरह थोड़ा सा तुम रुकोगे ना तो मैं तुम्हारी आसानी आसान कर दूंगा तुम्हारे लिए। पहले मुझे समझाने दो, फिर मैं उसको बता दूंगा। थोड़ा सा रुक जाओ। 15 ऑन हैंड कितने? 15 पीस हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे ही आगे बढ़ोगे टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 15 को मल्टीप्लाई करो 32 से, तो इस वक्त 4 करोड़ 80 लाख का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। एज ऑफ जिस डेट को रिटर्न टी करो, रिटर्न टी की डेट आ जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं इसमें एक और चीज़, आखिरी चीज़ ये है यूनिट ऑफ मेजर। स्टूडेंट्स जो पुराना बैच था उनको याद होगा क्या होता है यूनिट ऑफ मेजर, बता सकते हैं? यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है? वेरी गुड, लेकिन होता क्या है ये तो सही है। फिर से बता देता हूँ। यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है? मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की मेजरमेंट का तरीकेकार क्या है? यानी कि आप इन्वेंट्री को नापते हैं, तोलते हैं, गिनते हैं, क्या करते हैं? तो यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है? मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आके इनेबल पे पहले क्लिक करोगे। सही है। यहाँ पर आके लोगे आप सिंगल यूएम पर आइटम, सिंगल यूएम पर आइटम। नेक्स्ट करोगे। मैंने बताया था कि कंप्ट्राइज अकाउंट्स में अब ये कार है, कार को ना नापा जा सकता है ना तोला जा सकता है, गिना जा सकता है। तो गिनने के लिए क्या यूज होगा? लाजमत है काउंट होगा। नेक्स्ट करोगे। और मैंने पहले ही बताया हुआ है, फिर बताता हूँ कि कंप्यूटर अकाउंट्स में जब भी काउंट का वर्ड आता है
तो इसके लिए यूनिट ऑफ मेजर क्या यूज किया जाता है, ईच। ईच का मतलब क्या होता है कि एक एक करके गिना जाएगा और उसके बाद फिनिश कर देना। और इन्वेंट्री का डेटा सेव करने के लिए किस पे क्लिक करोगे आप, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इन्वेंट्री का डेटा सेव करने के लिए किस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे। तो इस तरह से इन्वेंट्री इसमें क्रिएट होती है। सप्लीमेंट्री आइटम बना रहा हूँ, दो और से देख लें, लेकिन उससे पहले कुछ कंफ्यूजन थी तो उसको मैं जवाब दे देता हूँ। सवाल आया था प्राइस के हवाले से कि प्राइस यूजुअली चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। जरूरी नहीं है कि जो अभी कॉस्ट मैंने 32 लाख दी है, एक साल बाद भी वो 32 लाख के रहे। लाजमत है एक साल बाद वो 42 लाख की भी हो सकती है। तो फिर वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी दोस्तों, ये याद रखना, सही है। अगर आपने यहाँ पे 32 लाख दे दी वो तो दे दी, लेकिन जब आप आगे जाके परचेज प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो फिर वहीं पे हमें चेंजिंग करनी होगी। यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते आप, ये याद रखना, सही है। सेम यहाँ से सेलिंग का भी है कि अगर सेलिंग अभी मैंने 39 लाख दे दी तो जरूरी कोई है कि यार 1 लाख बाद भी 39 लाख की होगी, एक साल बाद भी। लाना तो वो हो सकता है वो 50 लाख की हो जाए। तो जब आप सेल इनवाइस वगैरह बना रहे हो या सेल ऑर्डर बना रहे होगे, उस वक्त प्राइस को चेंज करोगे। यहाँ पे तो एक फर्स्ट टाइम दे दिया आपने डेट सेट, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम भी क्रिएशन की बात आएगी, चेंजिंग की बात आएगी, तो जब परचेज बना रहे होगे या सेल बना रहे होगे तो वहीं पे प्राइस को चेंज करोगे। यहाँ पर आने की जरूरत नहीं होगी, याद रखना, सही है। अच्छा जी। फैज मेरे दोस्त, मैं डेटा एंट्री कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको करने दो, फिर मैं बता देता हूँ स्टॉक की रिपोर्ट कहाँ से पता चलेगी, सही है। अमीन तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं देना चाहो नहीं दो, कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं होगी इसरार मेरे दोस्त। अगर फॉर एग्जांपल अभी जैसा तुमने 10 का स्टॉक था इसरार, सही है ना, 10 का स्टॉक तुमने 39 लाख पे सेल करा है, तो जो वो रिपोर्टिंग शो करेगी वो 39 लाख पे करेगी। एक साल बाद जाके अगर वही प्राइस फ्लक्चुएट होकर चले जाती है, मिसाल के तौर पे 45 लाख की, तो इसरार जब तुम 45 लाख अपने परचेज इनवाइस में डालोगे और जो इनवाइस परचेज इनवाइस क्रिएट करोगे वो 45 लाख से ही आएगी। ऐसा नहीं है कि बैक हैंड पे जो डेटा था या बैक हैंड पे जो हमने एंट्रीज परफॉर्म कर दी हैं वो भी 39 लाख से ऑटोमेटिकली 45 लाख से हो जाए। ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा, सही है। मैं भी यही बता रहा हूँ ना, चाहे वो सेम ईयर में हो रही हो चाहे वो विद इन ईयर हो रही हो, ये याद रखो। चाहे वो सेम ईयर हो रही हो, हाँ बस, लेकिन एक बस इसरा तुम्हें ये थोड़ा सा रखना होगा कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लेके चलना होगा। कि जो पहले की प्राइस जो 39 पीस थे उससे तुम्हें कंपलसरी बनाना होगा, या 10 पीस जो है तुम्हारे पास उसको तुम्हें कंपलसरी बनाना होगा कि यार वो 39 पे ही तुम सेल करोगे। ये बस बस ख्याल रखना। ये तुम्हें थोड़ी सी कैलकुलेशन रखनी होगी कि अभी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 10 रखा है कि 10 स्टॉक इन हैंड है और 39 लाख का है। तो जब 10 पीस जब तुम किसी कस्टमर को सेल करोगे तो तुम्हें बस ये लाजमी बनाना होगा कि वो 39 लाख पे सेल हो, ये बस देखना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि विद इन इन द ईयर भी, कि अगर वो 42 लाख की हो जाती है तो बैक एंड पे जो हमने 39 लाख की सेल करी थी तो उसको भी वो चेंज कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इनवाइस टू इनवाइस वरी करता है, ये याद रखना। अच्छा जी, दूसरी इन्वेंट्री आइटम बना रहा हूँ, गौर से देख लें। सेंट्रो कार। यूनिट ऑफ मेजर एक मरतबा फील्ड सेटिंग कर दी काफी है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ले लिया मैंने ईच। प्राइस लेवल मैंने दे दी, यहाँ पे क्रॉस दे दी मैंने इसकी, जस्ट सपोज ओनली सेंट्रो की कॉस्ट क्या दें, इसकी मैं दे देता हूँ यार 17 लाख रुपए, जस्ट सपोज ओनली पे। और यहाँ पर आके सेलिंग प्राइस मैंने दे दी इसकी 21 लाख। जी स्टूडेंट्स, अकाउंट कौन सा लिंक करेंगे बताइए, अब सी अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक होगा। बिल्कुल चॉइस होती है जब तुम अभी बनाओगे ना मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सेल वगैरह करवाऊंगा, पूरा वाउचर सिस्टम कराऊंगा। तो जब नेक्स्ट क्लास में सेल प्रोसीजर करवाऊंगा तो इसमें यही वाली प्राइस उठ के आएगी 21 लाख रुपए। अब ये तुम पे डिपेंड करेगा साजिद कि तुम उसको चेंज करना चाहो तो आराम से तुम उसको एट अ टाइम उस वक्त भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सही है। वेरी गुड। परचेज सेंट्रो कार, इनकम अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक करेंगे। इनकम अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक होगा। वेरी गुड। प्रीफर्ड वगैरह ये मैं नहीं डालना, ऑप्शनल है। डायरेक्ट ऑन हैंड में आया तो मैं कहता हूँ इसके मेरे पास 15 पीस हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट मेरी बात।
चाहे आप चार्ट ऑफ अकाउंट में वर्किंग कर रहे हैं, चाहे आप कस्टमर वर्किंग कर रहे हो, चाहे आप वेंडर के टॉपिक में वर्किंग कर रहे हो, चाहे आप इन्वेंट्री में वर्किंग कर रहे हो, क्विक बुक में आगे बढ़ने के लिए टैब की यूज की जाएगी, TAB, टैब। एंटर प्रेस नहीं करना इन तमाम चीजों में, चाहे कस्टमर का डेटा मेंटेन करो, चाहे वेंडर का, चाहे इन्वेंट्री का, चाहे कुछ भी चार्ट अकाउंट में हो। इसमें एंटर का मतलब सेव होता है, ये बाहर एंटर कर दोगे तो ये बाहर वाली विंडो पे आ जाएगा, सेव कर लेगा। तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए इसमें याद होगा कौन सी की यूज करोगे, टैब की यूज करोगे, इस बात को याद रखिएगा। सही है। तो दो इन्वेंट्री थी, दोनों इन्वेंट्री कंप्लीट हो गई। किसी स्टूडेंट ने मेरे से पर्सनली सवाल पूछा था कि सर बनाते कहाँ से, एक मतलब फिर से बता दें। तो भाई वेंडर मेन्यू में आके आइटम लिस्ट में जाना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देखो आइटम में आके न्यू पे क्लिक करते हो, आइटम में आके न्यू। तो यहाँ पर आके हमारे पे ये कंटिन्यू कर सकते हो। सही है। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी इन्वेंट्री आइटम्स कंप्लीट। आज इनकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, गौर से देखिए। बिल्कुल ऐसा हो सकता है इसरार मेरे दोस्त, लेकिन उसके लिए फिर मैंने यही तो बात बता रहा हूँ कि इसमें आप मल्टीपल अगर प्राइस देना चाह रहे हो तो एट अ टाइम जब परचेज इनवाइस बना रहे होते हो उसी, या परचेज ऑर्डर सबसे पहले बना रहे होते हो तो उसी वक्त चेंज करोगे। यहाँ पे एज अ एवरेज तुमने ले लिया कि यार ये एवरेज आपके पास एवरेज कॉस्ट है, सही है। और जब तुम जिस फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए से तुम खरीदो, या मिस्टर बी से खरीदो, या मिस्टर सी से खरीदते हो इसरार, तो उसी वक्त प्राइस को तुम चेंज कर सकते हो परचेज ऑर्डर बनाते वक्त, ये याद रखना। नेक्स्ट क्लास में वाउचर सिस्टम करवाऊंगा तो इसमें और देख लेना।